हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो अभी आपका पेपर हुआ है यूकेपीएससी जेएससी लेक्चरर फिजिक्स का, उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट के द्वारा भेजे जा रहे हैं। उनको डाउट है कि सर क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ है, या कईयों को डाउट है कि सर हमने ये ऑप्शन लगाया तो उस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। जो भी आपका डाउट है, आई होप कि ये डाउट आपके मैं क्लियर करूं कि क्या 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 क्वेश्चन में गड़बड़ है, या आपके द्वारा जो ऑप्शन लगाया जा रहा है उसमें गड़बड़ है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम जितने भी ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस होंगे, इनको मैं लेकर आया हूं। आप इसको अच्छे से देख लें। मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं कि कहां पर गड़बड़ हो रही है, कि आपके द्वारा या जो क्वेश्चन है उसके लैंग्वेज में या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शायद से ये जो बुकलेट है होगा वो डी पे है। राइट? मैं क्वेश्चन इसलिए लगा के दे रहा हूँ क्योंकि अलग कोड में अलग अलग ये क्वेश्चन पेपर अलग अलग हो सकता है। ठीक है? नंबरिंग अलग अलग हो सकती है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि अ रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, जो कि रेस्ट पर है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग राइट डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। Right? If at the start the center of the ring is at height h, the ring reaches the bottom with angular velocity omega is given by। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, कि मान लो कोई एक इंक्लाइन प्लेन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना? और यहां पर कहा गया है कि रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इफ द स्टार्ट द सेंटर ऑफ रिंग एज, यहां पर देखिए आप। राइट? ये हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जो इसका जो रेडियस है ना वो आर दे रखा है, जो सेंटर जो रेडियस है वो आर है। राइट? और जो हाइट है ना वो एच दे रखी है। सेंटर से जो आर रेडियस है और वहां से और यहां तक का हाइट एच दे रखा है। ठीक है? तो अगर ये क्या करेगा, ये रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है भाई, और लिखा हुआ विदाउट स्लिपिंग। राइट? तो अगर वो यहां पर पहुंचता है, वो यहां पर पहुंचेगा, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि द रिंग रीचेज द बॉटम विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कि जब वो यहां पर पहुंचेगा ना, इस जो इंक्लाइन प्लेन पे यहां पर पहुंचेगा, तो उस समय उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है? राइट? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है? और एक बात का ध्यान रखिए कि जो हाइट है ना वो सेंटर से दे रखा है, वो लिखा हुआ है बाकायदा कि द स्टार्ट द सेंटर ऑफ द रिंग इज एट हाइट एच। एच हाइट पर है, सेंटर ऑफ द रिंग। राइट? तो अगर बाय द वे इसको देता ना तो हम लोग एच प्लस आर कर देते। राइट? पर अभी यही आपको दे रखा, सेंटर ही दे रखा। तो सॉल्व कीजिएगा। क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ आप टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ रेस्ट पर है, तो यहाँ पर इसका जो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास mgh हो जाएगा। राइट? क्योंकि एच हाइट आपको गिवन है। अब जरा देखिए आगे, यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी बनेगा हाफ mv² प्लस, फिर इसमें जो आपके पास क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी भी होगा I ओमेगा²। भाई जो एनर्जी है वो उसमें क्या है, एक ट्रांसलेशनल भी है और प्लस रोटेशनल भी है, तो इतना एनर्जी होगा। राइट? काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर बनेगा mgh। ओके, सो दिस इज mgh। तो h के जगह क्या है, r है यहाँ पे। राइट? mgr। क्योंकि ये अभी भी ना, अगर हम लोग इसको यहां से 0 ले रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 ले रहे हैं, तो mgh ये होगा, हो जाएगा। तो जब वो यहां पहुंचेगा तो समय रेडियस क्या है, r है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, mgr बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब आपसे क्या कहा गया, ये प्योर रोलिंग मोशन है, तो mgh आपके पास यहां पर क्या बनेगा, हाफ m। और अगर रोलिंग मोशन है तो आपको पता v इक्वल टू आप लोग क्या रख सकते हो, ओमेगा आर। राइट? आर ओमेगा। तो यहां पर वैल्यू रखोगे ना तो बनेगा r² ओमेगा² प्लस हाफ i। i क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, रिंग है, तो i क्या बन जाएगा, mr²। रिंग का कितना बनता है, mr²। तो मास आपके पास, मैं m लेके m दिया है तो इसको आप mr² कर सकते हो, और यहां पर ओमेगा² mgr। ओके, अब यहां से अगर आप लोग देखोगे तो मास m कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से, तो यहां पर क्या बनेगा, gh। तो g को इधर लीजिएगा तो gh माइनस r। ओके, gh माइनस r इज इक्वल टू, और यहां पर देखिए आप, यहां पर आपके पास बनेगा ये हाफ r² ओमेगा², हाफ r² ओमेगा², तो ऐड होके ये बन जाएगा r² ओमेगा²। क्लियर हो रहा है?
तो यहाँ पर जो ओमेगा पूछा गया है वो है जी एच माइनस आर और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर ओमेगा की वैल्यू हम लोग देखें तो बनेगा जी एच माइनस आर रूट के अंदर और अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है रूट जी एच माइनस आर बाई आर। यहां पर कहीं पर भी ना अपॉन में ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नहीं, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि ये आपको दे रखा है आर माइनस, तो दिस इज आर माइनस, तो ये बनेगा जी एच माइनस आर रूट के अंदर आर, वो तो ये क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा जी एच माइनस आर रूट के अंदर अपॉन आर, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये एंगुलर वेलोसिटी अगर आप लोग देखोगे ना तो एंगुलर वेलोसिटी की का वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, यही होगा एक, अगर आप डायमेंशनली भी देखोगे ना तो यही करेक्ट है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका भी पेपर फर्स्ट का ही है। लिखा गया है कि इन द चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गॉसियन सरफेस सो इन द डॉटेड लाइन। ये गॉसियन सरफेस ये दे रखा है, जरा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें कि जो गॉसियन सरफेस है ना वो ये दे रखा है, डॉटेड लाइन है जो ये है आपके पास, ये गॉसियन सरफेस है, राइट, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और आपसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2C का इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। पूछा जा रहा है केवल क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस will be due to the total charges, due to the total charge। अब देखिए इसमें ना अगर बाय द वे कोई पॉइंट ले लेते हैं, हालांकि आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो एक पॉइंट बना दिया गया था यहाँ पर गॉसियन सरफेस पर, राइट, ऑलरेडी एक पॉइंट गिवन था। तो इस पॉइंट पर भी अगर हम लोग देखेंगे ना तो हम लोग एक स्टेटमेंट जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इनक्लोज चार्ज उस समय होगा। तो अगर ये फ्लक्स पूछ रहा होता है इन केस, तो फिर आपके पास 2C करेक्ट ऑप्शन होता, क्योंकि जो क्यू इनक्लोज है ना उस केस में जो क्यू इनक्लोज है वो 2C है, अदरवाइज वो आउटसाइड है, राइट। तो जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर अंदर आपके पास 2C चार्ज बच रहा है। अब अगर हम क्या करें, किसी पॉइंट पर देखेंगे ना तो किसी पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम ऑफ ई ऑफ आई कर सकते हो आप, राइट, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर सम होगा ई ऑफ आई, ऐसा। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो ई एट दिस पॉइंट पी विल बी ड्यू टू E1 E2 E3 E4 एंड E5, और ऐसे कितने हैं 7 चार्जेज होंगे, 6 आपके पास यहाँ है, और E6 और E7, राइट। तो सभी पॉइंट पे देखेंगे ना तो ये वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम को अगर हम लोग देखेंगे तो किसी पॉइंट P पर जो चार्जेस होगा वो सभी चार्जेस की वजह से होता है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो। क्लियर है। फ्लक्स जो है वो सिर्फ इनक्लोज चार्ज की वजह से होता है, क्योंकि फ्लक्स भी इनक्लोज में इसलिए होता है ना कि जब वो एंटर करेगा तो समय ds वेक्टर बाहर की तरफ होगा, और जब वो दूसरी तरफ निकल रहा होगा तो समय ds वेक्टर आउटसाइड होगा, तो वो कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट। पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, चाहे वो इनसाइड है चाहे आउटसाइड है, किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो अगर हम यहाँ पर भी निकालेंगे ना तो सभी चार्ज की वजह से होगा, यहाँ पर भी निकालेंगे तब भी सभी चार्जेस की वजह से होगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में देखिए आप कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर 14C भी हो सकता है। देखो अगर आप स्केलर सम कर दोगे ना डायरेक्ट तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, राइट। डायरेक्ट हम लोग स्केलर सम करेंगे तो ऐसा फिर मतलब फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर सम होता है, तो डायरेक्ट एज ए स्केलर जोड़ना ये गड़बड़ होगा। 2C भी ये तब होता अगर ये क्या पूछ रहा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा होता, तो ये 2C करेक्ट होता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में भी जो ऑप्शंस हैं वो कोई मैच नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू।
देखो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो स्केलर ही होता है, राइट? ये क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी आप एक वेक्टर ले लीजिएगा और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो उस मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऑलवेज स्केलर होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। अब यहां पर ना थोड़ा सा गड़बड़ है, इस स्टेटमेंट में गड़बड़ है, ठीक है? इस स्टेटमेंट में गड़बड़ है कि ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। थर्ड देख लेते हैं, द पाथ, द टोटल पाथ लेंथ is always equal to the magnitude of displacement vector of the particle is always equal। नहीं, जो आपके पास अगर आप लोग ने देखा होगा ना तो जो आपके पास डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो इक्वल टू और क्या होगा, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट? ऐसा होता है ना, बोलो। और ये कब इक्वल होता है? जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग देख रहे होते हैं, राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है, राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है, ठीक है? तो यहां पर ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। अब डिपेंड करता है कि मान लो हमने एक वेक्टर लिया, ठीक है ना, जैसे वी वेक्टर ले रहे हैं, लेट सपोज, तो जरा ध्यान से देखना, वी वेक्टर ले रहे हैं तो ये ए एक्स आई और मान लो ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है, क्लियर है? अब अगर हम स्केलर कंपोनेंट की बात करें ना, अब आप देखिएगा ये स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसको स्केलर कंपोनेंट में आपके पास आ जाता है ए एक्स ए वाई ए जेड। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, तो अगर हम सिर्फ कंपोनेंट की बात करें ना तो वो क्या होगा, वो स्केलर कंपोनेंट को ऐसे देखें तो वो ऑलवेज स्केलर ही है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें ना इन कंपोनेंट को तो देखो ये ए एक्स आई कैप ये भी एक कंपोनेंट ही है, मतलब आई डायरेक्शन में अगर इसको एज अ कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट लेके चलें तो अगर वेक्टर कंपोनेंट लेके चलेंगे ना यहाँ पर और ए जेड के कैप, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे बोलो? क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना कि कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो वो डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो इससे ना कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम में है, जो मुझे लगता है कि वो इसको मतलब अगर आंसर की आएगी ना तो हो सकता है कि इसको कंसिडर भी किया जा सकता है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह वगैरह में ना कुछ बुक में कुछ इस टाइप से भी आपको ये देखने को मिल जाता है। तो अगर ऐसा होगा ना तो आपके पास पूछा गया है कि कौन से ट्रू हैं, तो देखो ये तो गलत है, सॉरी कौन सा गलत था, ये वाला गलत था ना, ये वाला गलत था, फोर्थ वाला ये तो गलत है। और फिर द थ्री वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन एंड नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर, थ्री वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन, तो ये भी सही है कि जब तीन वेक्टर एक प्लेन पे नहीं होंगे ना तो वो कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ऐसे लिख रहे हैं ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो वो एक ही प्लेन में होंगे, राइट? जैसे ऐसे है ना तो हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 तो नल वेक्टर दे सकता है, राइट? ये नल वेक्टर दे देगा। लेकिन अगर एक वेक्टर ऊपर है ना, मान लो यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। और अगर उसको ऐसा करना होगा ना तो हमें वो वेक्टर को कहाँ करना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्शन फिर प्लेन पे ले जाना पड़ेगा। तो अगर प्लेन पे ले जाओगे तभी जाके ये पॉसिबल है। तो ये वाला स्टेटमेंट देखोगे ना कि थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर, तो ये सही है, ठीक है ना? अगर वो प्लेन पर नहीं है तो वो कभी भी नल वेक्टर नहीं देंगे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो इसमें एक स्टेटमेंट गड़बड़ होता है, वो है थर्ड वन, दिस स्टेटमेंट रॉन्ग है, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो आप देखोगे ना यहाँ पर तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट है नहीं दरअसल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो अगर मोर अप्रोप्रिएट जाएं तो वैसे इसको अगर स्केलर की तरह ऐसे कंपोनेंट लिए जाएंगे ना तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट? अब वो क्या कंसिडरेशन में है डोंट नो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा गड़बड़ है। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नहीं सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट अभी आप रहने दीजिए, थर्ड स्टेटमेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट होगा ना तो वो आपका गड़बड़ है, वो ऑलवेज इक्वल नहीं होता, राइट?
और जब आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखोगे ना, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी अगर आपका देखोगे तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम लोग देखेंगे ना तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो करेक्ट है ही है, तो वो फर्स्ट एंड फोर्थ में देखेंगे तो आपके पास इसमें बन रहा है कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो यहाँ पर करेक्ट है, राइट। और अगर हम सेकंड को करेक्ट लेते हैं ना तो ऐसा कहीं पर है भी नहीं, ऐसा कहीं पर कोई ऑप्शन है नहीं। तो सेकंड को ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, तो ऑलवेज कहना ना थोड़ा सा गड़बड़ होगा यहाँ पर। तो आई होप कि इसका ये अगर हम लोग कैंसिल आउट कर देना ये वाला फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इसका ना ये करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ए ऑप्शन में करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो सेकंड एंड थर्ड है ना वो रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि आप देखो स्केलर कंपोनेंट ले रहे हो, सोच रहे हो, पर अगर हम लोग बोलते हैं ना कि कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब समझ रहे हो कि वो डायरेक्शन भी उसके पास है। समझ रहे हो ना, अगर कोई बोला कि कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो ये अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following statement is are not true about the forces? अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर बाई द वे इस क्वेश्चन में किसी ने इसको भी करेक्ट किया होगा ना तो उसका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आया होगा, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ना आपको ऑप्शन में मिला भी नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने भी इसी को लगाया होगा, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन भी होगा तो आंसर की आएगी तो देख लेंगे कि क्या यूकेपीएससी इसके ऊपर आंसर देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर नॉट ट्रू अबाउट द फोर्सेस। देखो अगर फोर्सेस के अबाउट देखोगे ना तो फोर्स डू नॉट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो नॉट ट्रू नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये तो फॉलो करता है, तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये कह रहा है कि फोर्स डू नॉट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये तो गड़बड़ है स्टेटमेंट, है ना। तो आपसे यही पूछा गया है कि फोर्स डू नॉट ओबे, जो कि फोर्स जो है वो क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, ये तो बिल्कुल सही है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स ऑलवेज अराइजेज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम, यस ये भी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम है। ग्रेविटेशनल एंड कूलॉम फोर्स डिक्रीजेज एज, देखो जो फोर्स होंगे ना, चाहे वो ग्रेविटेशनल है चाहे वो कूलॉम फोर्स है, अरे ठीक है ना, वो क्या बनता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/r। अरे इनवर्स स्क्वायर होता है ना, तो वो ये भी गड़बड़ है स्टेटमेंट। तो अगर ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है ना तो आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ का मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। हो सकता है ना ऑप्शन जब हम लोग आंसर की बनाए होंगे ना तो उसमें ये ऑप्शन दे दिया होगा, क्योंकि जब हम सॉल्व करके दिए होंगे ना तो टिक जिससे किए होंगे उससे मतलब उसने ऐसे कुछ कर दिए होंगे, ठीक है ना। तो ये इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने ये भेजा होगा, क्योंकि ये हम लोग दिए होंगे ना तो बस करेक्ट यही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यस। तो ये कंजर्वेटिव ही होता है पहला। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू Gmm/r, बिल्कुल करेक्ट है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन एज, बाइंडिंग एनर्जी है ना ये टोटल एनर्जी है दरअसल। जब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं ना तो उसमें माइनस साइन होगा, Gmm/2r, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में ना ये साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, राइट। बाइंडिंग एनर्जी में साइन प्लस होना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो पहले तो हम लोग वही कर देते हैं ना जो दे रखा है। अब देख लेते हैं क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि कितने हैं जो करेक्ट हैं। तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं ये नहीं है, सिर्फ कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। A convex lens of the focal length f produce an image of an object of length L. If the magnification of the image be m, magnification m दे रखा है, and the distance between the object and screen is t, then which one of the following relation is correct। देखो आपको क्या दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर, आपको गिवन है, इसको जरा ध्यान से देखें, आपको गिवन है, एक तो आपको फोकल लेंथ गिवन है, राइट, वो f आपको गिवन है,
और एक कॉन्वेक्स लेंस भी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। आपको कॉन्वेक्स लेंस भी दे रखा है। और आपके पास और दे रखा है मैग्निफिकेशन दे रखा है। मैग्निफिकेशन आपके पास m गिवन है। तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन आपके पास ऑब्जेक्ट और जो आपके पास स्क्रीन मतलब इमेज, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या दे रखा है, लेट्स सपोज दिस इज t। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो u है, u क्या है, u को हम लोग ले लेते हैं कि ये आपके पास डिस्टेंस है ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ठीक है ना। अगर वो लेंस से u डिस्टेंस है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, राइट, इमेज फ्रॉम लेंस, ये हम लोग लेके चल रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, t दे रखा है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, देखो सो t इज इक्वल टू आप u प्लस v कर दें, ठीक है। अब u और v आपको दे रखा, एक आपको क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन देख रखा है, तो m इज इक्वल टू आपके पास v बाई यू। यहां से अगर v निकालेंगे तो क्या बनेगा, mu, इस वैल्यू को यहां रख लें, तो यहां से क्या मिलेगा, बोलो, t इज इक्वल टू u, v की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, mu, राइट, u कॉमन ले लो, 1 प्लस एम यहां पर आ जाएगा, t ये है। तो यहां से क्या मिला आपको, यहां से आपको मिल जाएगा u का वैल्यू, u इज इक्वल टू t 1 प्लस एम। क्लियर हो रहा है। अब यहां से जो v है, v इज इक्वल टू mu, u की वैल्यू आपने निकाल दी तो क्या बन जाएगा, mt, और ये बन जाएगा 1 प्लस एम। क्लियर हो रहा है, ये आपके पास v आ गया, तो u का वैल्यू भी आ गया, v का वैल्यू भी आ गया। अब आप क्या करो, अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है इस केस में, आपके पास 1/f इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 1/v, और यहां पर होता है -1/u, लेकिन वो इमेज कहां पे बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस माइनस क्या करोगे आप, साइन कन्वेंशन यूज करोगे ना, तो 1/, क्योंकि u माइनस यू बनेगा ना यहाँ पे, तो 1/u हो जाएगा। अरे ठीक है, अब वैल्यू रख लो, v की वैल्यू, u की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है, 1/mt, और इसको कर लो 1 प्लस एम, क्योंकि अपॉन में रखोगे ना तो 1 प्लस एम आप ऊपर ले जाए और वो mt कर लें, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है 1 प्लस एम, ऐसे लिख लें, और अपॉन में ये t कर दें। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 1/f इज इक्वल टू ये बन जाएगा mt स्क्वायर, सो यहाँ पर t आ जाएगा 1 प्लस एम, ओके। और यहाँ पर आपके पास इसे आप mt से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये mt बन जाएगा, और ओके, ये mt बन जाएगा, और 1 प्लस एम, ऐसे। तो 1 प्लस एम को कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्लियर हो रहा है, तो कॉमन ले लें, क्या बनेगा, 1 प्लस एम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बनेगा t प्लस mt। यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो t को भी कॉमन ले सकते हो, जो t प्लस ये बनेगा, क्योंकि t प्लस mt बनेगा ना, तो ये n 1 प्लस एम हो जाएगा, राइट, और t यहाँ पर, और ये बन जाएगा mt स्क्वायर। तो t से t कैंसिल आउट कर लें आप, जब आप t से t कैंसिल आउट करोगे ना, तो आपके पास बना 1/f इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, ओके, और अपॉन में mt। तो यहाँ से f को आप क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर f इज इक्वल टू mt। तो ये आपके पास एक ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आप लोग देखोगे ना, तो कहीं पर भी 1 प्लस एम का होल स्क्वायर आपके पास नहीं है, राइट, 1 प्लस एम का होल स्क्वायर और f और mt आपके पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 1 प्लस एम स्क्वायर है, होल स्क्वायर में कहीं पर भी नहीं है, राइट। तो अगर हम ऑप्शन ए को भी देखें तो इसमें 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट
मतलब कोई भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। तो कोई भी ऑप्शन अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, 1 + m का होल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू m इंटू टी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट को डाउट हो रहा है, राइट, क्योंकि बहुत सी बुक में ये लिखा गया है कि जब आप हायर की तरफ कुछ बुकें पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है कि ये जो एक्सप्लेन नहीं करता है कहीं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमने ये भी पढ़ा है कि ये देखो, एक तो ये है कि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट। और अब आप लोग देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो कुछ लोगों को ना इस पे भी डाउट है। आप समझिए जो रदरफोर्ड का मॉडल है ना, वो क्या कर रहा था, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था। किसकी वजह से कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, तो रिपल्सन के लिए क्या करेगा, मान लो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से क्या कर रहा था, वो सर्कुलर में मोशन करता। तो ये स्टेटमेंट दे चुके थे रदरफोर्ड, राइट। बट द थिंग इज कि एक बात बताइए, आपसे पूछा गया ना कि मेजर ड्रॉबैक, तो मेजर ड्रॉबैक में क्या है कि देखो, जब भी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे ना, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा तब तक नहीं आएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा कब आएगा, जब एक अलाउड स्टेट से, सुनो, एक अलाउड कोई भी एक अलाउड स्टेट है, उससे किसी अनदर अलाउड स्टेट में वो क्या ना करे, जंप ना करे, या वहां से, या तो यहां से यहां चला जाए, या यहां से यहां चला जाए। अरे तभी तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो ये तो बाद में हम लोगों ने देखा है। तो ये तो तय है कि वास्तव में अगर हम लोग देखें कि क्या वो हाइड्रोजन पहले, क्योंकि बोहर ने पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे देखा था ना, कि हाइड्रोजन के लिए तो वैलिड माना जाता है। तो बट अगर देखा जाए तो बोहर बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को हटा दें। उसके बाद बहुत स्टेबिलिटी, पहले स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जब हटाते हैं, क्या कहते हैं कि भाई वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एनएच कट होता है। अरे ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एनएच कट होगा, तो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब सर्कुलर में घूमेंगे, लेकिन वो उसका जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एनएच कट होता है। अब रदरफोर्ड ने पहले जो प्रॉब्लम जो पहला है वो स्टेबिलिटी का है, ठीक है ना। तो ये देखा गया कि क्या वो रेडिएशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम था ना कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। और कोई चार्ज पार्टिकल अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, उसके न्यूक्लियस पे आ जाएगा, और उसका स्टेबिलिटी का प्रश्न था। तो ये बोहर ने भी जब दूर किया ना, तो पहला ही जो पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि वो सर्कुलर में तो घूम रहा है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा ना, तो उसका जो मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम है वो एनएच कट होगा। तो इसमें ना लिखा हुआ है मेजर ड्रॉबैक, तो मेजर ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग ना ये सी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। अरे ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन है वो सी होगा, ठीक है। तो अगर किसी को इसका डाउट है ना, तो वो फिर बात में है कि, क्योंकि वो पहले जो मेजर प्रॉब्लम थी ना वो स्टेबिलिटी की थी, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जब भी हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रा की, तो स्पेक्ट्रा के लिए तो पहले देखो, पहली प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्टेबिलिटी की। स्पेक्ट्रा की तो फिर उसके बाद है कि भाई ये रेडिएशन करता ही नहीं है क्या, तो क्यों नहीं करता है, जब एक अलाउड ऑर्बिट से दूसरे अलाउड में जाएगा तो करेगा, या दूसरे से किसी दूसरे अलाउड में आएगा तो करेगा। तो वो कहानी फिर बात की है। तो मेजर वर्ड लिखा गया ना, तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन आकर, कौन कौन सी रिएक्शन है जो हो सकती हैं। इसमें देखिए आप, जो पहला है पहले को देख लेते हैं। तो पहले चार्ज जो ए है, उसमें पहले हम लोग चार्ज का कंजर्वेशन देखते हैं, क्योंकि हम लोग पहले एग्जैक्ट कंजर्वेशन को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज कंजर्वेशन देखेंगे ना, तो इधर 0 है चार्ज। ओके, पहला ए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इधर ये 0 है, लैम्डा 0 है। यहाँ पर आपके पास क्या है, पाई प्लस पाई 0, तो प्लस माइनस इधर भी 0 हो गया, एक प्लस होगा माइनस होगा 0 होगा, चार्ज कंजर्व हो रहा है। पर अगर आप लोग इसमें देखोगे ना, तो ये लेप्टॉन तो है नहीं, पर बेरियन है, क्योंकि जो ये लैम्डा 0 है ना, ये बेरियन है। तो जो बेरियन है, तो इसमें ये बेरियन मतलब ये पाई मेशॉन है, तो ये बेरियन तो है नहीं, तो इनका जो बेरियन होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पर चार्ज था प्लस और माइनस, तो ये भी 0 हो रहा था, राइट, क्योंकि इधर भी 0 था और इधर भी ये 0 हो रहा था। ऐड करते हैं ना, अरे जितने भी आप कंजर्वेशन मतलब जो ये पढ़ते हो,
जैसे चार्ज को करते हो तो यहाँ पर जितना चार्ज हो उधर का चार्ज उनको ऐड ही तो करते हैं। पैरिटी तो है जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, या एक दो और हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज तो ऐड ही करते हैं। ये तो पता ही होगा, इतना बेसिक सभी को, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट ने भेजा है। तो ये जो है इसमें अगर आप लोग देखोगे ना पहले वाले में, तो इसमें ये बेरियन है। तो अगर हम लोग ए वाले ऑप्शन में देखें तो चार्ज तो कंजर्व्ड हो गया, क्यू जो है वो कंजर्व्ड हो रहा है, क्यू में तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज कंजर्व्ड। और जब हम लोग लेप्टॉन देखेंगे तो लेप्टॉन तो ये कोई भी लेप्टॉन नहीं है, तो बेरियन देख लेते हैं, तो ये बेरियन है, तो ये बेरियन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये बेरियन है ही नहीं, तो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो इधर जीरो इधर, तो बेरियन नंबर ही कंजर्व नहीं है। और अगर बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, बी जो है बेरियन नंबर इसका कंजर्व नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये तो रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर आप इसमें देखो तो इसमें देखो ये प्रोटॉन है, ये पाई, तो अगर ये पी लिखा गया है और ये पाई माइनस है, तो माइनस इसका चार्ज होगा, ये माइनस है, और ये आपके पास प्लस है, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका माइनस फिर प्लस, बी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, चार्ज तो कंजर्व हो रहा है बी में, तो जो बी है उसको भी देख लेते हैं, बी ऑप्शन को, कि अगर आप लोग देखोगे ना तो इसमें पाई माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, जब पाई माइनस प्लस पी और फिर एन न्यूट्रॉन है और आपके पास पाई जीरो है, तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर जीरो माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो चार्ज तो कंजर्व्ड हो गया। फिर हम लोग लेप्टॉन को देखेंगे तो लेप्टॉन की इसमें आप देखोगे तो लेप्टॉन इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप देखोगे क्योंकि मेसॉन, राइट, तो मेसॉन का मतलब फिर हम उसके बाद बेरियन देखते हैं, तो बेरियन में आप लोग देखोगे तो प्रोटॉन बेरियन है, तो ये 1 हो जाएगा, ये मेसॉन है 0, तो इसमें हम लोग देखें तो जो न्यूट्रॉन है ये भी बेरियन है, और ये मेसॉन है तो 0, तो बेरियन नंबर भी इसमें चार्ज कंजर्व्ड आ गया, बेरियन नंबर भी कंजर्व्ड आ रहा है, राइट। अच्छा उससे पहले हम लोग ये काम करते हैं और ऑप्शन को भी देख लेते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना आप, क्योंकि जो प्लस है तो यहाँ पर चार्ज आ गया +1, यहाँ पर चार्ज हो गया +1, यहाँ पर चार्ज होगा क्योंकि पाई प्लस है तो +1, यहाँ पर +1 क्योंकि प्रोटॉन आपको दे रखा है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 0, तो आप लोग देखोगे ना तो प्लस माइनस ऐड करोगे तो ये तो कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट कर जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो पहले चार्ज ही कंजर्व नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर चार्ज कितना है, पाई प्लस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्रोटॉन का भी प्लस, तो 2 चार्ज मतलब यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितना है, फोटोन है, तो वो 0 हो जाएगा, एन आपके पास क्या है, न्यूट्रल है तो भी 0, तो ये भी चार्ज कंजर्व नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो देखो ना, तो इसमें नन ऑफ दीज है, राइट, कि हम आगे उसको भी ना चेक करें, मान लो अगर हम लोग ऐसे भी चेक कर लेते हैं, तो पर बी में देखोगे ना आप, तो बी में आपके पास सभी हो रहा है, आप देखोगे तो चार्ज भी हो जाएगा, बेरियन नंबर भी कंजर्व हो जाएगा, राइट। और भी चीजें आप चेक कर सकते हो, तो आप देखोगे तो यहाँ पर बी ही करेक्ट आपके पास मिल रहा है, लेकिन जब बी आप लोग देखोगे तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो नो ऑप्शन मैच। मतलब अगर आप लोग काफी लोग अब अगर आगे भी देखना चाहे कि किस इंटरेक्शन के थ्रू है, तो वो क्या कर सकते हैं बताइए। जैसे मान लो अगर वो उन्होंने पहला ऑप्शन चेक कर लिया होगा तो वो आपको दिख गया था कि भाई इसमें बेरियन ही कंजर्व नहीं है, इनमें इन दोनों में चार्ज ही कंजर्व नहीं है, तो या तो ओनली बी होता तो मैं इसको और आगे करता। अब देखो ना आप, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो बाय द वे हो सकता है कि आपको कुछ और, लेकिन हालांकि आप देखोगे ना तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसके अगर और भी कुछ पैरामीटर चेक करोगे तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, तो ये डाउट जो है स्टूडेंट का बिल्कुल जेन्युइन है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आपके चारों ऑप्शन है उसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, आगे देखिए। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट को डाउट है कि जब हम लोग बुलियन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, इसको जरा थोड़ा समझना। जैसे फॉर एग्जांपल a+b आपको दे रखा था और a+c आपको गिवन है, राइट। तो जब हम a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a हम लोग कर लेंगे, और यहाँ पर ये ac बन जाएगा, ये ba बन जाएगा और ये bc बन जाएगा, ठीक है। तो a का आपके पास a बन जाएगा, यहाँ पर ac देन ba देन bc, ओके। तो a को आप लोग कॉमन ले सकते हो, 1+c हो जाएगा, यहाँ पर आप ba को एज इट इज और bc को एज इट इज रखो। 1+c क्या जाता है, जब c आपके पास या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों केस में इसने 1 ही होना है, तो ये ba+bc बन जाएगा। a आप फिर से कॉमन 1+b कर लें,
फिर आप बी सी कर लें, ठीक है ना। तो 1 प्लस बी, 1 के साथ आप 0 ऐड करो, 1 करो, 1 ही आएगा। तो आपके पास ये बनना है ए प्लस बी सी। ओके, ये देखो अगर आप लोग किसी को आइडेंटिटी पता होगी ना, इसलिए इसमें लिखा भी गया है ये व्हाट इज द करेक्ट बुलियन आइडेंटिटी। अगर किसी को आइडेंटिटी भी याद है ना, तो ए प्लस बी और ए प्लस सी। ओके, तो ए प्लस बी अगर ए को मैच करोगे ना, ऐसा अगर कहीं पे लिखा होता तो इसको एक ही लिखते हैं और जितना जो रिमेनिंग है उसको बी सी लिख देते हैं, ठीक है। अब कई स्टूडेंट को डाउट है ना कि सर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एक जैसा ही है। जो स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, वो इसके लिए कर रहे हैं कि सर अगर आप सी और ए को देखोगे ना तो एक ही है। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। अगर वो यहां पर ए प्लस ए सी प्लस बी सी है, राइट, तो आपने ए को कॉमन लिया तो 1 प्लस सी कर दिया और बी सी कर दिया। ये ए ऑप्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 1 प्लस सी फिर से 1 हो जाएगा, तो ए प्लस बी सी। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मतलब किसी ने सॉल्व किया होगा ना, तो वो ये वाला ये और ये उनको एक ही मिला कि अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कहां पहुंच जाओगे, ए प्लस बी सी है। तो क्या ये क्वेश्चन गड़बड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्शन ना उसका यही होगा। बुलियन जब हम लोग बुलियन अलजेब्रा में कोई भी, जब आपके पास ए प्लस बी या कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होता है ना और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको लीस्ट सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो लीस्ट सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर बाई द वो मैच भी कर रहा है ना तब भी मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ये करेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं उसका रीजन क्या है। क्योंकि जब आप ए और ए सी प्लस बी सी की बात करोगे ना, तो आप देखो ए और ए आपके पास यहां पर ए सी बनाने के लिए आपको कौन सा एक एंड गेट लगेगा, यहां पर भी आपको एक एंड गेट लगेगा, ठीक है ना। और ये जो दो आपके पास यहां पर आपको और गेट लगेंगे, तो 2 और गेट, तो कितने, अगर बाय द वे आप इसको क्या करते हो, डिजाइन करते हो ना, तो आपको 2 एंड और 2 और गेट लगेंगे, ठीक है। तो और ये बुलियन का मतलब नहीं, बुलियन का मतलब लिस्ट सिंप्लीफिकेशन। जब आप इसको करोगे ए बी सी, राइट, तो आप देखोगे कि एक तो एंड गेट लग जाएगा और एक और गेट लग जाएगा, एक एंड और एक और। तो देखो जहां पर 2 और 2 एंड लग रहे थे ना, वहां एक और एक एंड गेट लगेगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो सी ही होना चाहिए, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। A transistor is being used to 25 degree Celsius with the common base emitter configuration दे रखा है, ठीक है। तो कॉमन अमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो अमीटर करंट आपको गिवन है कि अमीटर करंट इन द सर्किट इज 2 मिली एम्पियर, द बेस करंट इज 40 मिली एम्पियर, द कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर करंट एंड द करंट गेन। अच्छा, कलेक्टर करंट और करंट गेन पूछा गया है, राइट। इसमें 2 चीजें पूछी गई है, पूछा गया। देखो क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे ना तो बेस करंट, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ना गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये जो मिली एम्पियर लिखा गया है ना यहाँ पर, जरा यहाँ ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर मिली एम्पियर लिखा गया है, यहाँ पर ये 40 मिली एम्पियर लिखा गया है, ये आपके पास पता क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 40 माइक्रो एम्पियर। देखो मैं मिली एम्पियर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, राइट, देखता हूँ कि क्या ये माइक्रो एम्पियर होगा, तो इसका फिर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम मिली एम्पियर में देख रहे हैं ना, तो जो आपके पास क्या है, कॉमन बेस है, ठीक है। तो कॉमन बेस में आप फिर कलेक्टर करंट पूछा गया है, तो आई ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी, और कलेक्टर करंट पूछा गया ना, तो आई सी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई बी हो जाएगा। तो आई ई की वैल्यू आपके पास दे रखा है, द एमीटर करंट इन द सर्किट इज 2 मिली एम्पियर, तो 2 मिली एम्पियर आपको दे रखा है, माइनस, और आपको दे रखा बेस करंट, बेस करंट कितना हो जाएगा, बेस करंट हो जाएगा 40 मिली एम्पियर, करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कितना बनेगा, -30 मिली एम्पियर। कोई भी ऑप्शन ना 30 मिली एम्पियर का है नहीं, क्योंकि आईसी कलेक्टर करंट एंड क्या पूछा गया है, उसका गेन पूछा गया है। चलो गेन को भी देख लेते हैं कि गेन आना क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अल्फा जो है ना, तो कलेक्टर बेस है, तो ये बन जाएगा आई सी ओवर आई,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईसी? तो आईसी की वैल्यू आपकी आ गई -30, सॉरी 30 कहाँ है, ये 38 हो जाएगा, 38 -38 मिली एम्पियर, राइट। और क्योंकि 40 - 2 होगा ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ठीक है ना। और आई की वैल्यू है ना वो 2 मिली एम्पियर है, तो 2 मिली एम्पियर अगर आप करोगे तो कितना जाएगा बोलो 19 जा रहा है अल्फा। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में पता क्या होना चाहिए था, मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग वो आ रहा है -38 मिली एम्पियर एंड -19 जो है वो अल्फा आ रहा है। अल्फा ही बोलते हैं ना यहाँ पर गेन को, तो गेन जो है वो ये आना चाहिए, और कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा है। पर अगर थोड़ा सा इसको माइक्रो एम्पियर में देखोगे ना, इसको मान लो अगर ये 40 माइक्रो एम्पियर हुआ, ठीक है ना, तो क्योंकि मिली एम्पियर में लिखना होगा तो 40 माइक्रो एम्पियर को हम लोग लिख लेते हैं 40 और 10⁻³ कर लेते हैं, और मिली एम्पियर 10⁻⁻6 होगा। पर मिली एम्पियर क्योंकि जो यहाँ पर दे रखा है ना करंट, वो मिली एम्पियर में ही गिवन है, राइट। अरे ये मिली एम्पियर में है ना, तो इसको भी मिली एम्पियर में ही चेंज करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 0.040, राइट, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि इसको क्या करोगे, देखो ना आप यहाँ पे 40 कर लो, 1000 कर लो, और ये आपके पास मिली एम्पियर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.04 मिली एम्पियर, ये आपके पास बन रहा है 0.04 मिली एम्पियर, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूला में रख लेते हैं कि अगर आपके पास लेट सपोज आई सी निकालना है आपको, तो ये बन जाएगा आई माइनस आई बी। तो आई इज व्हाट, आई आपको पता क्या गिवन है, वो है 2 मिली एम्पियर, और ये कितना है, ये बन गया 0.4 मिली एम्पियर, राइट। तो 0.4 मिली एम्पियर का मतलब है कि ये बन जाएगा 69, तो 1.96 मिली एम्पियर। 1.96 मिली एम्पियर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। तो अब इसका अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो ना उससे यही ऑप्शन तो कट रहा है, बाकी तो सारे बच रहे हैं। इसमें भी देखो 1.96 है, इसमें भी 1.96 है, इसमें भी 1.96 है, तो अल्फा इज इक्वल टू, फिर से आप क्या लगा लो, आई सी ओवर आई, तो दिस इज 1.96 और आई सी ओवर आई ई, तो आई ई की वैल्यू रख लो, आई यू इज 2 मिली एम्पियर। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट 98, तो 0.98, तो 0.98, तो 0.98 इसमें आ रहा है। तो आप देखोगे ना 0.98 सभी ऑप्शन, सॉरी इसको छोड़ के और सभी ऑप्शन में है, क्योंकि इसमें 0.098 है, अदरवाइज इसमें भी 98, इसमें भी 98। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें देखो 1.96 मिली एम्पियर दे रखा है बी में, और 0.98, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बी ऑप्शन तब करेक्ट होगा। देखो सिर्फ तभी करेक्ट हो सकता है जब ये जो है ये 40 माइक्रो एम्पियर है, तो तब ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये जो टाइपिंग है ना उसमें क्वेश्चन में एरर है, टाइपिंग एरर है, तो माइक्रो एम्पियर होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। चलिए, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें स्टूडेंट को बहुत से डाउट हो रहे थे, वो बार बार क्वेश्चन को भेज रहे थे, राइट। तो बार बार रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एक क्वेश्चन और भी है जिसमें मुझे अभी वो ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जिसमें साइंस से मास से रिलेटेड कुछ था, रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, लेकिन वो मुझे एज यूजुअल सही लगता है, क्योंकि उसने ऊपर लिखा है कि जो एम और एम नॉट है वो मतलब जितने भी उसमें पैरामीटर यूज हैं वो यूजुअल जो मीनिंग है उनके अकॉर्डिंग होते हैं, तो इसलिए वो मैंने इंक्लूड भी नहीं किया। लेकिन जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजे वो सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की अपने तरीके से, जो मुझे लगा वो मैंने अपने आंसर्स दिए। बाकी जो जैसे भी आप लोगों को जब आंसर की मिलेगी, क्योंकि आयोग अपने जब आंसर की ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करेगा तो उससे आप मिला लें, और फिर तब इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग देख लें कि कहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके आंसर्स गड़बड़ हैं और कहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन में गड़बड़ लगता है, क्योंकि टाइपिंग एरर है या बहुत सी चीज़ें हैं, राइट। क्योंकि 300 क्वेश्चंस हैं तो उसमें ये सब
कुछ कुछ एरर आपको देखने को मिल ही सकते हैं, तो उनको आप लोग बाद में अगर जस्टिफाई भी करना चाहो तो जस्टिफाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरा नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सभी क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी डाउट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।